हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का एकदम लास्ट टॉपिक, जो है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका सीईटी के लिए, मतलब ये टॉपिक आपके सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर बोर्ड में पूछा जाएगा तो ये आपको आएगा 3 मार्क्स के लिए। ठीक है बच्चों, मतलब कि आप इसको एक प्रीमियम क्वेश्चन के लेवल में रख सकते हैं, जो कभी कभी देखा जाता है। ठीक है, बट हाँ, सीईटी में चांसेस ज्यादा है कि यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा और इसके एप्लीकेशंस आपको बोर्ड्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर डायरेक्ट बर्नौलीज इक्वेशन नहीं आता है, ठीक है, बट इसके एप्लीकेशंस है जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये टॉपिक, जैसे सपोज करो सीईटी में यहां से हमको 3 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपके होते हैं फ्लूइड्स इन मोशन वाले पार्ट से। तो एक क्वेश्चन आपका इस हिस्से से पूछा जाए जिसमें ये थ्योरम होगा या फिर इसका एप्लीकेशन होगा, पॉसिबिलिटी है इसकी। ठीक है बच्चों, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, तो एक हम लोग नॉर्मल सा एग्जांपल लेके स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि मैंने 2 रीजन लिए हैं, एक जो ज्यादा बड़ा है और एक जो थोड़ा सा नैरो है, छोटा है। ठीक है, और दोनों में वाटर फ्लो हो रहा है। दोनों में क्या हो रहा है? दोनों में वाटर फ्लो हो रहा है। तो देखने को क्या मिलेगा? कॉमन सेंस की बात है कि जो बड़ा वाला रीजन है, जो बड़ा वाला रीजन है, उसमें पानी थोड़े से स्लो में फ्लो होगा। पानी क्या होगा? थोड़ा वहां पर स्लो फ्लो होगा। ठीक है, और जो जहां पर जो नैरो रीजन है, वहां पे पानी थोड़ा तेजी से फ्लो होगा। कॉमन सेंस की बात है, इतना हम लोग सोच सकते हैं कि बड़े वाले में पानी थोड़ा स्लो फ्लो होगा और नैरो वाले में पानी थोड़ा ज्यादा फ्लो होगा। जहां पर एरिया ज्यादा होगा, स्पीड कम होगी। एरिया कम है, स्पीड ज्यादा होगी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने प्रीवियस वन में ही देखा है उसको। तो देखो, बर्नौलीज इक्वेशन का जो स्टेटमेंट है, पेपर में 1 मार्क के लिए ये स्टेटमेंट आता है। ठीक है बच्चों, पेपर में 1 मार्क्स के लिए ये स्टेटमेंट आता है। चाहे तो आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हो, ये पूछ सकता है व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है बच्चों, व्हाट इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो अगर ये स्टेटमेंट आपको पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपको यही एज इट इज लिखना है, या इसका वाइस वर्सा, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। यहां पे हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, चलो आओ देखो। तो स्टेटमेंट में एक बार आपको लिए अच्छे से बता देता हूं स्टेटमेंट क्या है। ध्यान से देखना, रीजन क्या, क्यों, कैसे, वो हम आगे देखेंगे। पहले आप देखो क्या है, जो क्या चीज है ना, वो अपने दिमाग में बैठाओ भी, कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं, थ्योरम क्या है, क्या पढ़ना है हमको। पहले फॉर्मूला वगैरह सब ब्रेन में बैठा लो, फिर वो कहां से आया, ऐसा किस लिए है, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। आइए देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है? द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ नैरो रीजन इज इंक्रीजेस। डेफिनेटली इन अ नैरो रीजन, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीजेस, but the internal pressure of a fluid in same narrow region is decreases. This phenomenon is called Bernoulli's principle. अगर सपोज मान के देखो कि मैं यहां पर एक छोटा सा पाइप लेता हूं, रुको 2 मिनट, नैरो रीजन चाहिए ना। ठीक है, मैंने यहां पे छोटा सा पाइप लिया और यहां से फ्लो हो रहा है लिक्विड। यहां से क्या फ्लो हो रहा है बच्चों? यहां से फ्लो हो रहा है फ्लूइड, यहां से फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि ये तो होगा एरिया A1, यहां पे इसके फ्लो होने की स्पीड होगी V1। ये होगा एरिया A2 और यहां पे इसके फ्लो होने की स्पीड होगी V2। तो ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? नैरो रीजन में स्पीड बड़ा होगा, डेफिनेटली V2 इज ग्रेटर देन V1। ये तो हम जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बट इंटरनल प्रेशर, यहां पे मैं प्रेशर मान लेता हूं P2 और यहां पे मैं प्रेशर मान लेता हूं P1। उसने क्या बोला? द इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेम नैरो रीजन इज डिक्रीजेस। मतलब यहां पर क्या होगा? P2 की वैल्यू छोटी होगी, किससे? P1 से। मतलब स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम। समझ गए? स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज्यादा, स्पीड कम प्रेशर ज्यादा, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड ज्यादा प्रेशर कम। समझ गए? तो ये ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, वो हम आगे देखेंगे। बट आपको अभी यहां पे समझ के लेना है कि अगर स्पीड ज्यादा है
तो उस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। अगर स्पीड ज्यादा है तो उस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। अगर स्पीड कम है तो उस पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा। उस पॉइंट पे क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, समझ गए? स्पीड ज्यादा प्रेशर कम, स्पीड कम प्रेशर ज्यादा। समझ गए? इस स्टेटमेंट को आप अपने हिसाब से वाइस वर्सा भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ लार्जर रीजन, नैरो नहीं है मतलब लार्ज, द स्पीड ऑफ फ्लूइड इन अ लार्जर रीजन डिक्रीजेस बट द इंटरनल प्रेशर ऑफ अ फ्लूइड इन द सेम लार्जर रीजन इज इंक्रीजेस। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। चलो, ये आपको समझ में आ गया है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, इसको हम लोग आगे कर लेते हैं। चलो, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर का थ्योरी पूरा खत्म होने के बाद में आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, जिसमें मैंने लगभग 80% चैप्टर पूरा कवर किया हुआ है। कुछ होंगे इसके अंदर 90 पेजेस अप्रॉक्स, जब चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, ठीक है? अब देखना, बर्नौलीज प्रिंसिपल क्या बोलता है? बर्नौलीज प्रिंसिपल बोलता है कि बच्चों ये काइनेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है बच्चों, ये क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस प्रेशर एनर्जी, प्लस प्रेशर एनर्जी, प्लस प्रेशर एनर्जी, इन सब का क्या होगा? इन सब का सम क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बस बर्नौलीज इक्वेशन हमको यही बोलता है, बर्नौलीज इक्वेशन हमको यही बोलता है। और जो लास्ट में इक्वेशन हमको ध्यान में रखना है, वो इक्वेशन कौन सा बच्चों? वो इक्वेशन है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, इसका जो सम है वो क्या आएगा? वो आपका कांस्टेंट आएगा, ठीक है बच्चों? इसका जो सम है वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ध्यान से देख लो इसको, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। समझ गए? इसका जो सम है वो सम क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब देखो, अब बहुत सारे रास्ते हैं कि इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे निकालें। एक तो आपका टेक्सचुअल रास्ता है कि आप अपने टेक्स्ट बुक से जाओ, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में थोड़े थोड़े स्टेप्स मिसिंग है, ठीक है बच्चों? बट जो प्रूफ मैं आपको दूंगा वही प्रूफ आपको अपने बोर्ड के पेपर में लिख के आना है, कोई नंबर नहीं कटने वाला है, ठीक है? आपके टेक्स्ट बुक का ही प्रूफ है, बट थोड़े अलग ढंग से दे रहा हूं मैं। जरूरी नहीं कि यहां पे अगर पी क्यू आर एस लिया है तो आप भी पी क्यू आर एस ही लो। आप लोग कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी, ए डैश बी डैश, कुछ भी ले सकते हो। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है। चलो, तो अभी हम लोग इसके प्रूफ पे बढ़ते हैं आगे। आ जाओ। अब देखो, अब बर्नौलीज इक्वेशन किसके कौन कौन से केस में एप्लीकेबल होगा, पहले हमें वो सारे केसेस देख लेने हैं। ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड, ठीक है बच्चों? ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड, सिर्फ, अबे यार क्या हो रहा है, सिर्फ आइडियल फ्लूइड के केस में ये क्या होगा? सच होगा। क्योंकि आइडियल फ्लूइड क्या होता है बच्चों? इनकंप्रेसिबल होता है, जिसके अंदर डेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है। समझ गए? चलो दूसरा यहां पर क्या होगा बच्चों? ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहां पर आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यहां पर रहता है बच्चों कि वहां पर ना ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है बच्चों? यहां पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये दो केसेस यहां पर हमको ध्यान में रखने होंगे कि ओनली फॉर आइडियल फ्लूइड एंड ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, जिसका मतलब क्या होगा? नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी, ठीक है? इन दोनों का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तीसरा केस यहां पे जो हम लोग यूज करने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम जो अपना है वही इस डेरिवेशन को अपने आखिरी मुकाम तक लेकर जाएगा। समझ गए? चलिए बढ़ते हैं आगे, आ जाइए। चलिए अब देखिए यहां पर मैं एक पाइप लूंगा, एक साइड से लार्जर एक साइड से नैरो रीजन वाला। ठीक है, थोड़ा सा ढंग से निकालते हैं, बढ़िया है। चलिए अबे चलो देखो, सपोज करो, देखो आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम नहीं दिया गया है ये वाला, अभी आप लोग में से बहुतों के मन में होगा सर क्या ये पोर्शन हमको देखना है, क्या ये एक लिक्विड कॉलम है क्या, और क्या ये एक लिक्विड कॉलम है? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, तो ये आपको नहीं देखना है। ठीक है बच्चों, ये आपको नहीं देखना है। जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे ही आपको करना है। चलिए देखिए यहां पर सपोज कीजिए कि मैंने यहां पर एक लिक्विड कॉलम लिया, मैंने यहां पर एक लिक्विड कॉलम लिया, मैंने इसका नाम दे दिया, आपके टेक्स्ट बुक का नोटेशन लेता हूं P से Q तक। ठीक है, इसके बीच में लिक्विड है। ठीक है, कौन सा रंग दे दो इसको, ब्लू रंग दे दो। ठीक है, यहां पे एक मैंने लिक्विड कॉलम लिया। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि इस लिक्विड कॉलम को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, सॉरी ये लिक्विड कॉलम फ्लो फ्लो कर रहा है ना, माने कि ये लिक्विड कॉलम थोड़ा फ्लो करके आगे गया, ये लिक्विड कॉलम फ्लो करके थोड़ा आगे गया। जब वो फ्लो करके आगे गया तो वो कहां पहुंच जाएगा बाल को, तो वो पहुंच जाएगा यहां पर। ठीक है, वो कहां पहुंच जाएगा, वो फ्लो करके यहां तक पहुंच जाएगा, डेफिनेटली वो अपनी जगह छोड़ देगा। अब मानो कि ये जो जगह पहले जो P से Q था, अब वो क्या बन जाएगा, वो R2S बन जाएगा। क्या वो फ्लो हो गया ना, वो क्या हुआ, ये क्या होगा बच्चों, ये आगे जाकर फ्लो हो जाएगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, अगर मैं इसको दूसरे डायग्राम में दिखाऊं, 2 मिनट, इसका मैं दूसरा डायग्राम निकालता हूं, ध्यान से देखना आप लोग कि मैं कहना चाहता हूं। भाई साहब चलो कोई नहीं, तुम निकलो यहां से, तुम भी निकलो। अब देखो क्या हो गया, ये हो गया कि जो पहले P से, जो पहले क्या था P से Q था, वो अब कहां पहुंच गया, R से S पहुंच गया। क्या हो गया बच्चों, ये शिफ्ट हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये शिफ्ट हो गया है। ठीक है, क्या इसका रंग चेंज किया जा सकता है क्या? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, रंग चेंज नहीं कर सकते ना, बट हम यहां से चेंज कर सकते हैं रंग। चलो रंग चेंज कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। अब इसके ऊपर उठा के रख, अरे बाप रे क्या हो गया, अरे ओ, चलो कुछ ऐसा बन रहा है अपना। ठीक है, तो हम इसको न रखते हुए यहीं पे रखते हैं। सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है कि लिक्विड कॉलम क्या हुआ है, हमारा शिफ्ट हो गया है। चलिए आइए देखिए, ठीक है, हो गया ये। पहले कहां पे था, पहले P से Q पे था, अब कहां पहुंच गया, R से S पहुंच गया है। बेस्ट, चलिए काम करते हैं, इसको निकाल ही देते हैं। चलो सिर्फ इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो लिक्विड कॉलम पहले पी क्यू था, इसके बीच में एक लिक्विड था जो अब आगे फ्लो हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि यहीं पे अपने को सारा खेल समझना है। ठीक है, अब मैं इसके रिस्पेक्ट में नीचे एक ग्राउंड ले लेता हूं, मैं इसके रिस्पेक्ट में नीचे ग्राउंड ले लेता हूं और मान के लेता हूं इस लिक्विड कॉलम की हाइट h1 है। ठीक है, और
इस लिक्विड कॉलम की हाइट क्या है बच्चों, वो H2 है। ठीक है, लिक्विड कॉलम की हाइट समझ गए क्या है, H1 और H2 है। थोड़ा और साइड में कर दे। अब देखो बच्चों, एक बात ये बताओ कि यहां पर जो हमको ध्यान में रखना है, जो यूज करना है वर्क एनर्जी थ्योरम, वो क्या है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बस यही हमको यूज करना है और यहीं से सारे काम हो जाएंगे कि यहां पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं, यहां पर कौन कौन से फोर्सेस वर्क डन कर रहे हैं। ठीक है, बस यही हमको देखना है। आइए फिर शुरू करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस वर्क डन कर रहे होंगे? सबसे पहले ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। लिक्विड पे क्या अप्लाई हो रहा होगा? प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। ये जो एरिया है ये एरिया A1 होगा और यहां से जब ये फ्लो हुआ होगा इसकी वेलोसिटी V1 होगी। ठीक है, और यहां पर प्रेशर क्या होगा? यहां पर प्रेशर P1 होगा। ये एरिया A2 होगा डेफिनेटली। ये क्या होगा बच्चों को? ये एरिया A2 होगा। अबे A2 लिख रहा हूं मेरे भाई, ये क्या होगा? ये एरिया A2 होगा और यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो V2 होगी। बट यहां पर जो प्रेशर लग रहा होगा वो प्रेशर P2 होगा, जो अपने स्टेट ऑफ पोजीशन को रोकना चाहता होगा। डेफिनेटली इनर्शिया यहां पे वर्क कर रहा होगा। प्रेशर P1 ऐसा लग रहा है तो P2 कैसा लग रहा होगा? P2 ऐसा लग रहा होगा, वो रुकना चाहता है लेकिन ये नीचे से ढकेले जा रहा है। वो रुकना चाहता है लेकिन ये नीचे से ढकेले जा रहा है। समझ गए? ध्यान से देखिए यहां पर, देखिए तो ये A1 V1 P1 और ये A2 V2 P2। ठीक है, इतना अपने को मिल गया। बट अब मेरा यहाँ पे कंसर्न क्या, मैं यहाँ पे क्या पता करना चाहता हूं कि यहाँ पे प्रेशर के द्वारा भी फोर्स लगाया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रेशर के द्वारा भी फोर्स लगाया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आप ध्यान से देखें तो लिक्विड ने जो पहले P से Q था, जो PQ लिक्विड था वो फ्लो होके RS तक गया है, वो फ्लो होके RS तक गया है। तो डेफिनेटली इसने कुछ तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया होगा। एक ही बात है दोनों कि डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हो नहीं रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। ठीक है, उसने ये ट्रेवल किया हुआ होगा डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी टाइम में उसने ये ट्रेवल किया हुआ होगा। आइए यहाँ पर, अब अगर मैं यहाँ पे बोलता हूं कि बच्चों वर्क डन अप्लाइड बाय प्रेशर, ये P पॉइंट क्या ले लूं, इसको पॉइंट चेंज कर दूं क्या मैं? रुकिए जरा, पॉइंट चेंज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, पॉइंट चेंज कर देते हैं। आई विल टेक A B, ये A डैश और ये B डैश। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजिंग क्या होगा ना कि P को मुझे बार बार प्रेशर लिखना होगा। ठीक है, चलिए देखिए, वर्क डन बाय प्रेशर और प्रेशर ऑफ फ्लूइड आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वर्क डन बाय फ्लूइड और वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर, वर्क डन बाय फ्लूइड और फ्लूइड प्रेशर आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसने कितना वर्क डन किया होगा बच्चों? ध्यान से देखना, यहां पे आप लोग क्या दिख रहा है आपको? A से B हुआ, पहले क्या हुआ? A से B हुआ, वर्क डन AB प्लस वर्क डन A डैश B डैश प्लस वर्क डन A डैश B डैश। टोटल वर्क डन चाहिए ना मेरे को, कि पहले इतना वर्क डन हुआ A से B का, फिर A डैश से B डैश तक गया वो, फिर कहां से कहां तक गया बच्चों? वो फिर वो A डैश से B डैश तक गया। ठीक है, A डैश से B डैश तक गया, ये लिखो। या फिर सबसे सिंपल, नेट वर्क डन A से A डैश, ठीक है, A से A डैश प्लस वर्क डन कितना हुआ है बच्चों? B से B डैश हुआ है। कितना है बच्चों? B से B डैश हुआ है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो। चलिए आइए अब देखो,
अब ए से ए डैश वर्क डन हुआ है ना, क्योंकि ए डैश पे मूव किया है, बी डैश पे मूव किया है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करूं? एक्स से डिनोट करता हूं। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए, यहां पे फोर्स क्या मिल रहा होगा? फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, तो फोर्स क्या बन जाएगा? P1 इंटू A1। डेफिनेटली फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली मेरे को नहीं दिख रहा, बट मैं क्या बोल सकता हूं? दिस वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेल, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम मींस v1 इंटू डेल्टा टी, और ये वहां से मेरे क्या होंगे बच्चों? v2 इंटू डेल्टा टी। डेफिनेटली ना, देखो ना यार, v1 इक्वल्स टू x1 बाय डेल्टा टी एंड v2 इक्वल्स टू x2 बाय डेल्टा टी। तो मिल गया ना, x1 इज v1 इंटू डेल्टा टी एंड x2 इज v2 इंटू डेल्टा टी। क्या मिल गया मेरे को? देखो, v1 इंटू डेल्टा टी प्लस यहां पे क्या मिल जाएगा? फोर्स P2 इंटू ए टू, P2 इंटू ए टू, डेफिनेटली P2 इंटू ए टू एंड V2 इंटू डेल्टा टी एंड V2 इंटू डेल्टा टी। मिल गया कि नहीं मिल गया बच्चों? मिल गया ना मेरे को? कोई प्रॉब्लम यहां पे आपको नहीं है बिल्कुल भी? ठीक है, चलिए अब आइए यहां पर, अब ध्यान से देखना है, साथ में लिखते चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो एक चीज ध्यान में रखने की, अब यहाँ पे हम लोग इस बड़े टर्म को थोड़ा सा छोटा करने वाले हैं। कैसे? ध्यान से देखना। फ्रॉम इक्वेशन ऑफ continuity, from equation of continuity I can say that a1 v1 is equals to a2 v2। एक ये बात बोल सकता हूं मैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे क्या बोल सकता हूं बच्चों की, अगर मुझे यहां पे डेल्टा m निकालना हो, डेल्टा m का मतलब क्या होगा बच्चों की? थोड़ा सा मास डिस्प्लेस हुआ है ना, मास तो डिस्प्लेस हुआ है, मास डिस्प्लेस हुआ है, बस वही मास है मेरा। मास क्या मेरा? डेल्टा एम है। जो थोड़ा सा मास डिस्प्लेस हुआ है वो क्या मेरा? डेल्टा एम है। डेल्टा एम क्या मिल जाएगा मेरे को? ये मेरे को मिल जाएगा रो इंटू वॉल्यूम। क्या मिलेगा बच्चों? ये मेरे को मिल जाएगा रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम मेरा क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम मेरा होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम मेरा क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। वॉल्यूम मेरा क्या होता है बच्चों? एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है बच्चों? ये मेरा होता है एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, डेंसिटी इक्वल्स टू एरिया क्या है मेरा? A1 है। डिस्प्लेसमेंट क्या है मेरा? किधर गया डिस्प्लेसमेंट? V1 इंटू डेल्टा टी, V1 इंटू डेल्टा टी। ये एक डेल्टा एम इसके लिए। भाई यही डेल्टा एम तो दूसरे के लिए भी होगा ना, यही डेल्टा एम तो दूसरे के लिए भी होगा डेफिनेटली, जितना मास डिस्प्लेस हुआ है। भाई क्या हो रहा है? देखो, तो यहां पे एक डेल्टा एम और मिल जाएगा, रो इंटू ए टू इंटू वी टू इंटू डेल्टा टी। रो इंटू ए टू इंटू वी टू इंटू डेल्टा टी मिल गया। अब ध्यान से देखना, जो ये टर्म है मेरा, जो ये टर्म है, ठीक है, ध्यान से देखना, जो ये टर्म है मेरा a1 v1 डेल्टा टी, a1 v1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू मास बाय रो इज इक्वल्स टू मास बाय रो इज इक्वल्स टू मास बाय रो। ठीक है, is equals to mass by rho, and A2 V2 delta T is also equals to mass by rho, and A2 V2 delta T is also equals to mass by rho। हो गया इतना काम। अब क्या मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता? डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता हूं। तो किससे रिप्लेस किया जाए भाई? कुछ तो करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं और डायग्राम को थोड़ा छोटा किया जाए यार। अब
बहुत हो गया, डायग्राम ने बड़ी जगह ले ले रखी है। अरे चलो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं डायग्राम महाशय को, ठीक है, थिकनेस थोड़ी कम कर दे ताकि समझ में आवे कि क्या लिखा है हम लोगों ने। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है। यहां पे आइए, देखिए ये इक्वेशन चाहिए मुझे, कॉपी कर लेता हूं मैं। चलिए भाई, अपने पास तो जुगाड़ है, टेक्नोलॉजी का बेहतर प्रयोग करना है। ये टर्म दिख रहा है A1V1 डेल्टा टी, क्या है ये? डेल्टा एम बाय रो है। चलिए P1 इंटू ये क्या है? डेल्टा एम बाय रो। अब बट एक चीज आपको यहां पे ध्यान में रखनी है, क्या मालूम है? कि ये टर्म होगा निगेटिव में, कि भले दोनों ऐड हो रहे हैं बट ये टर्म निगेटिव में होगा, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो यहां पर हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस ऑफ P2 इंटू डेल्टा एम बाय रो, और यहां पे वर्क डन बाय प्रेशर और फ्लूइड प्रेशर, ये भी बोल सकते हैं वर्क डन बाय फ्लूइड, क्या मिल जाएगा मेरे को? डेल्टा एम बाय रो इस P1 माइनस P2, डेल्टा एम बाय रो इस P1 माइनस P2। तो ये मुझको मिल गया मेरा इक्वेशन 1। ध्यान में रखना बच्चों, देखो लास्ट में हम लोग यही करने वाले हैं। काइनेटिक एनर्जी मेरे को मालूम है हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर, निकालना ये है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। एक फोर्स का तो निकाल लिया मैंने, कौन सा? जो फ्लूइड प्रेशर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा होगा? डेफिनेटली यहाँ पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही होगी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी तो लग रहा होगा। अगर फोर्स की बात है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। देखो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है ना, हमेशा इसके फ्लो के क्या होता है? परपेंडिकुलर में होता है, मतलब कि जैसे फ्लो होता है उसके परपेंडिकुलर में रहेगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो Fs cos थीटा, मैं जब वहां पे वर्क डन निकालने जाऊंगा तो cos 90 0 होता है, तो वो नॉर्मल रिएक्शन वहां पे नलीफाई होके निकल जाता है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग नहीं सकता क्योंकि ये आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, इससे ये दो फोर्स तो निकल गए, मतलब ये दो जो वर्क डन हो सकते थे वो तो निकल गए यहां पर। अब एक और बचा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होगी इसके ऊपर, डेफिनेटली ग्रेविटी इसके ऊपर क्या हो रही? एक्ट कर रही होगी। और हम सबको पता है बच्चों की ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर आपने क्लास 11th में लॉज ऑफ मोशन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप सब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या रोल है कंजर्वेटिव में। ठीक है, चलिए तो इतना लिख लिया आपने, बढ़ते हैं आगे। आइए चलिए ध्यान से देखना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी। ठीक है बच्चों, वर्क डन बाय ग्रेविटी। और हम सबको पता है बच्चों कि ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव फोर्स, बट मुझको ये तो निकालना है। एक और बात कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जो कंजर्वेटिव वर्क डन होता है, क्या हो रहा है यार? जो कंजर्वेटिव वर्क डन होता है बच्चों वो क्या होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। वो किसके बराबर होता है बच्चों? वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है। एंड ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव, एंड ग्रेविटी इज कंजर्वेटिव। तो मैं यहां पर इस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर सकता हूं, डेफिनेटली बड़े आराम से यूज कर सकता हूं। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू। क्या बन जाएगा बच्चों? ये क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ डेल्टा यू बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल एकदम क्लियर है आपको? देख लो एकदम, ठीक है। चलो अब देखो दूसरे वर्ड्स में ये भी बोलते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो रिलेशन होता है वो होता है नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव ऑफ कंजर्वेटिव वर्क डन। कैसे भी बोले सब बात का मतलब एक ही होता है। ठीक है, कैसे भी बोल लो सारे बातों का मतलब एक ही होगा आपका। चलो
देखो यहाँ पर, ठीक है, आ जाओ। अब देखो ये वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस ऑफ, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। वेट बच्चों, शायद अपने को डायग्राम की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं डायग्राम, ये आपने लिख लिया होगा मेरे को लग रहा है, तो मैं डायग्राम यहाँ पर ले आता हूँ, 2 मिनट। थोड़ा सा अपने को सेटिंग्स में चेंज करना होगा। कंट्रोल एक्स, अरे क्या हो गया, कंट्रोल सी नॉट एक्स यार, कंट्रोल वी हो गया बेस्ट। चलिए बेस्ट है, यही है टेक्नोलॉजी का प्रयोग। आपको दोबारा से ड्रॉ नहीं करना बच्चों, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए क्या मिल जाएगा यहाँ पर। आइए यहाँ पे क्या आ गया, u इनिशियल माइनस u फाइनल, ठीक है, u इनिशियल माइनस u फाइनल। अब देखिए u इनिशियल क्या है मेरा, ab है, u इनिशियल क्या है मेरा बच्चों, ab है, और ये क्या है मेरा u फाइनल मेरा a डैश b डैश है। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको हम लोग तोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तोड़ के, एक काम कीजिए, तोड़ के लिखने से अच्छा आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर u इनिशियल क्या आता है अपना बच्चों, वो mgh होता है डेफिनेटली, बट यहाँ पे मास मेरा क्या है, डेल्टा m है, ठीक है। मास क्या है बच्चों, डेल्टा m है, ठीक है, डेल्टा m इंटू जी इंटू h1, ठीक है, इंटू डेल्टा m इंटू जी इंटू h2। ऐसा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं कि आपको a डैश b b डैश में तोड़ के लिखने की जरूरत पड़े। ये मुझको मिल गया, क्या मिल गया मेरे को, ये डेल्टा m इंटू जी h1 माइनस h2, ठीक है बच्चों। क्या आ गया मेरा, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्या आ गया बच्चों, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। क्लियर हुआ आपको एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको। चलिए आइए अब थोड़ा इसको साइड में कर दे, चलो देखो। अब इसके बाद में जो अपना अगला स्टेप है, ठीक है, अब हमको सारे वर्क डन मिल गए हैं। देखो यहां पे जितनी भी फोर्सेस वर्क हो रही थी हमने देख लिए, फ्लूइड अपना प्रेशर अप्लाई कर रहा था उसका निकाल लिया, ग्रेविटी के द्वारा लग रहा था उसका निकाल लिया, नॉर्मल रिएक्शन नलीफाई हो जाएगा, फ्रिक्शन लगने वाला नहीं है क्योंकि फ्लूइड आइडियल है, ठीक है। चलिए आइए अब अपने को यूज करना है अपना वर्क एनर्जी थ्योरम, पुट इट एज इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 1 दिया ना, पुट इट एज इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 नाम दीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चों, बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। में भी डायग्राम की जरूरत फिर से पड़ सकती है अपने को, एक काम करता हूँ मैं स्लाइड कॉपी कर लेता हूँ और ये पूरा निकाले डालता हूँ, फिर लिखता हूँ यहाँ पर बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना अभी आप कि क्या होगा यहाँ पर। वर्क एनर्जी थ्योरम मेरा क्या था बच्चों, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या मिल जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ये क्या है मेरा, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल दी फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय फ्लूइड प्रेशर प्लस वर्क डन बाय
ग्रेविटी। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? नहीं। ये क्या मिल जाएगा मेरे को, ये बच्चों मेरे को मिल जाएगा हाफ डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। ठीक है, हाफ डेल्टा एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम v1 स्क्वायर। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा मेरे को बच्चों, डेल्टा एम बाय रो P1 माइनस P2, जो मेरे को WP मिला था, कहाँ गया, ये देखो, डेल्टा एम बाय रो P1 माइनस P2, और WG क्या मिल गया था, mg H1 माइनस H2। ठीक है, प्लस थोड़ी सी जगह बनाई जाए भाई अपने लिए, क्या मिल जाएगा, डेल्टा m इंटू जी H1 माइनस H2। ठीक है, ध्यान से देखो अब क्या है यहाँ पर, डेल्टा एम, एक काम करो सब में से कैंसिल कर दो। ठीक है, डेल्टा एम सब में से कैंसिल कर दो, कॉमन निकाल के, और सबको रो से मल्टीप्लाई कर दो, ये रो सबसे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस H2 इक्वल्स टू हाफ रो, दोनों में मल्टीप्लाई किया, हाफ रो कॉमन निकाल लो यार, क्या मिल जाएगा, नहीं कॉमन निकालना, एक काम करो ऐसे ही रखो, v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। अब देखो, वन वाला टर्म वन के पास, टू वाला टर्म टू के पास, थोड़ा सा मैं एक्सपांड करके लिख देता हूं इसको, इलेबोरेट करके। ठीक है, P1 माइनस P2 प्लस रो जी H1 माइनस रो जी H2। बोर्ड में ऐसे ही लिखना है आपको, इतना बड़ा बड़ा भर भर के एकदम। ठीक है, ताकि एग्जामिनर भी सोचे भाई क्या लिखा है इसने। ठीक है, फिर हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस हाफ रो v1 स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, वन वाला सब एक साइड ले आइए, P1 प्लस रो जी H1 प्लस, और यहां से क्या लेके आएंगे, ये माइनस यहां आके प्लस बन जाएगा हाफ रो v1 स्क्वायर। ठीक है, नाउ इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा यहाँ पे बाल को, यहाँ मिल जाएगा P2, वहां पे जाएगा P2 प्लस रो जी H2, P2 प्लस रो जी H2, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक और टर्म जो यहाँ पे पहले से ही है, हाफ रो v2 स्क्वायर। ये मिल गया अपने को, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। ठीक है बच्चों, क्या मिल गया अपने को, ध्यान से देखना, P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ रो v2 स्क्वायर मिल गया ये। अब यहां पे इससे मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं बच्चों, दोनों बराबर हैं, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, P प्लस रो जी एच प्लस, क्या बच्चों, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो v स्क्वायर, इन तीनों का सम क्या आएगा बच्चों, इन तीनों का सम आएगा आपका कांस्टेंट। क्या आएगा बच्चों, इन तीनों का सम क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर, क्रिस्टल क्लियर है ये एकदम, आपको समझ गया है। ठीक है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो बेस्ट है, यही है अपना बर्नौलीज इक्वेशन का मेन इक्वेशन। अब आइए थोड़ा हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम, ठीक है, ध्यान से चलिए। अबे मेरे भाई सीधा हो जा, देखिए इसको यहां पे, देखिए सपोज कीजिए अगर मैं मान लेता हूं फ्लूइड इज स्टैटिक। ठीक है,
अगर मैं मान लूं फ्लूइड इज स्टैटिक, फ्लूइड एट रेस्ट पर है, फ्लूइड स्टैटिक है, मीन्स V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर ये 0 है तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मेरे को, P1 प्लस, ठीक है, फ्लूइड इज स्टैटिक, ध्यान से देखना, P1 प्लस V1 V2 की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो ये पूरा टर्म निकल जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। रो जी H1 इक्वल्स टू P2 प्लस रो जी H2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ले लो ना, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू रो जी H1 माइनस H2। कुछ दिखाई दे रहा है? अगर मैं इसको डेल्टा P मान लू इसको डेल्टा P और इसको रो जी डेल्टा H बोल दूं, P इक्वल्स टू रो जी H, P इक्वल्स टू रो जी H, क्या ध्यान में आ रहा है, क्या ध्यान में आया? हम लोग ने सबसे पहले पढ़ा था लिक्विड कॉलम एट फ्लूइड एट रेस्ट, लिक्विड कॉलम एट फ्लूइड एट रेस्ट, वहां पे हमने उसकी उस लिक्विड कॉलम पे प्रेशर निकाला था। क्या प्रेशर था वो बच्चों, क्या प्रेशर था उस लिक्विड कॉलम के ऊपर, याद है? यही तो था, P इक्वल्स टू रो जी H। समझ गए? तो ये थ्योरम अपना बिल्कुल फिट बैठ रहा है, एकदम सही है, करेक्ट है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको? कोई इश्यू नहीं है? क्रिस्टल क्लियर हो गया आपको? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है बच्चों। इसके प्रूफ को कम से कम 3 बार लिख के प्रैक्टिस करना आप लोग, ठीक है। अब इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और इसके और 2-3 फॉर्म हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, बट तब तक आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। कम से कम 3 बार आपको लिख लेना है अच्छे से, एकदम क्रिस्टल क्लियर के, कि ये इक्वेशन आपके दिमाग में छप जाए, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। समझ गए? आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और हम लोग एक अदर वेरिएशंस भी निकालेंगे कि इस इक्वेशन तक हमको पहुंचना कैसे है। करेक्ट प्रूफ एकदम यही है बच्चों, ठीक है, करेक्ट प्रूफ एकदम यही है, ठीक है। अगर आपके पास बहुत सारी बुक्स है तो आपको मे बी उस बुक के अंदर जो इसके बीच का स्टेप है वो मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, बट वो हमारे किसी काम का नहीं है। अगर कंसेप्चुअल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग उसको थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं। चाहिए तो मैं यहाँ पे बीच में आपको करके दिखा सकता हूँ। ये देखो इनिशियल वाला जो है, ठीक है बच्चों, इनिशियल वाला मेरा ए बी है, तो ए बी को मैं 2 हिस्से में तोड़ सकता हूँ। इनिशियल वाला मेरा ए बी है तो ए बी को मैं 2 हिस्से में तोड़ सकता हूँ। कौन सा बच्चों? देखो अगर ये ए बी है, ठीक है, इनिशियल वाला क्या है मेरा, ए बी है, और दूसरा क्या है मेरा, ए डैश बी डैश है। देखो फाइनल क्या है मेरा, ए डैश बी डैश है, ठीक है। ध्यान से देखना, यहां पे ए बी को मैं 2 हिस्से में तोड़ सकता हूं, ए डैश और ए डैश बी। देखो ए डैश प्लस ए डैश बी, ए डैश बी, अब माइनस सब में लग जाएगा। ए डैश बी डैश को किस में तोड़ सकता हूं, ए डैश बी, ए डैश बी, और माइनस क्या आएगा, बी बी डैश, माइनस बी बी डैश। क्या मिल गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। क्या मिल गया यहां पर, यू ए डैश माइनस यू बी बी डैश मिल गया मेरे को। अब देखो ए डैश में ये डेल्टा एम एम जी जी एच, बस आ गया। यही सेम चीज उठा के यहां पर रखनी है अभी आपको। क्रिस्टल क्लियर एकदम, समझ गए? देखो ये डायरेक्ट नहीं लिखा जाता बच्चों, ये बीच का स्टेप है, बट अगर आपने बोर्ड में ये स्किप मारा तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में, मतलब कि टेक्स्ट बुक आपकी अच्छी है, काफी अच्छी है, बट थ्योरी उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा लिखा गया मैथमेटिकल से। और थ्योरी अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए मेरे को एक चीज और आपको दिखानी थी, कहाँ गई वो, मे भी शायद वो इसके अंदर आई नहीं है, कोई बात नहीं, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखा दूंगा कि अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो आपको लिखने का पैटर्न क्या होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर आपको 3 में से 3 नंबर पूरे के पूरे दे दे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो। समझ गए बच्चों? तो हालांकि वो स्लाइड इसमें ही था, बट शायद ये दूसरी फाइल है, वो एडिटेड वाली फाइल नहीं है ये, कोई बात नहीं। जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस को देखेंगे और इसी इक्वेशन के और फॉर्म को देखेंगे, ठीक है, इसी इक्वेशन के और फॉर्म को देखेंगे, तो मैं वहां पे आपको एक 5-10 मिनट में वो एक्सप्लेन कर दूंगा कि हमको कैसे करना है,
ठीक है, तो एक वीडियो और चैप्टर का थियरी पूरा खत्म, सिर्फ क्या बचेगा आपका, सिर्फ अब बचने वाला है न्यूमेरिकल्स बस। ठीक है बच्चों, तो मान के चलना कि इस वीक के अंदर आपका पूरा का पूरा चैप्टर ओवर होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। अब बोर्ड एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है बच्चों, ठीक है। अब मेरा टारगेट, मैं आपको अपना टारगेट बता देता हूं बच्चों। मेरा टारगेट रहेगा एक वीक के अंदर आपका एक चैप्टर ओवर करना है, ठीक है। देख लो जो टारगेट मैंने अपने लिए इस बार के लिए सेट किया हुआ है, पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वैसा ही करने वाला हूं। 16 वीक्स है मेरे पास, ठीक है। मैं जनवरी आपका रख दिया हूं, 16 वीक से भी मैं 4 हफ्ता काट के निकाल देता हूं, सिर्फ 12 हफ्ते बचे हैं। 12 मतलब कि देखो अक्टूबर नवंबर एंडिंग ना, 8 हफ्ते, ठीक है। 16 वीक में से सिर्फ 8 हफ्ते, ठीक है, 8 वीक्स। ध्यान से देखना बच्चों, अभी ये जो 8 हफ्ते है मैं कोशिश करूंगा 1 वीक 1 चैप्टर के लिए, ठीक है बच्चे। 1 वीक 1 चैप्टर, ये मेरी कोशिश रहेगी ताकि हमारा सिलेबस ऑन टाइम नवंबर मिड तक खत्म हो जाए, और 1 वीक इनफ होता है एक चैप्टर अच्छे से खत्म करने के लिए, ठीक है। कोशिश तो यही रहेगी, जैसे कि इस वीक में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल तक आपको अच्छे से सिखा सकूं विद सीटीपी वही। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, चलिए बाय।